वेस्ट यूपी की 4 सीट पर मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में हार गई थी भाजपा। पीलीभीत और गाजियाबाद भी जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर। हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर। नोएडा जाएंगे। प्रबुद्ध सम्मेलनों को भी करेंगे संबोधित। यूपी में 16 हारी सीटों पर बीजेपी का विनिंग प्लान। 5 पर नए चेहरे, 7 सीटों पर हारे प्रत्याशी। मोदी समेत 10 बड़े नेताओं का फोकस। शाही ईदगाह मामले में सुनवाई आज। शाही ईदगाह कमेटी के वकील आज कोर्ट में रखेंगे पक्ष। शाही ईदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। अवैध संबंधों के शक में 3 हत्याएं। लाशों के पास सोता खाना बनाता, बदबू से बचने को जलाता नीम की पत्तियां। रायबरेली में एक ही गांव के 7 लोगों की मौत से मातम। बीते 20 दिनों से रहस्यमय तरीके से हो रही मौत। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से जांच की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। उससे पहले इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बिहार कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने दिया इस्तीफा। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बिहार कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बिहार कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने पद से दिया इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस्तीफे से कांग्रेस में हलचल मच गई है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर बिहार कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बड़ा झटका लगता नजर आया, जहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने दिया है अपने पद से इस्तीफा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नमस्कार। मैंने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ मैंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी त्याग दी है। इस्तीफे का कारण पूर्णतः व्यक्तिगत है। पार्टी के किसी नेता अथवा किसी कार्यकर्ता से मेरी कोई शिकायत नहीं है। 2020 में चुनाव के दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने पार्टी की सदस्यता ली थी और उसी दिन प्रवक्ता बनाया गया था। तब से लेकर अब तक का सफर बहुत ही अच्छा रहा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पूरा सहयोग मिला। इन सब का तहे दिल से आभार। वही खबर चंदौली से सामने आ रही है, जहां पर माफिया मुख्तार बना मसीहा। यूपी पुलिस के जवान ने बताया मसीहा। माफिया को मसीहा बताते हुए फेसबुक पर किया पोस्ट। यूपी पुलिस के जवान ने माफिया को बताया मसीहा। माफिया को मसीहा बताते हुए फेसबुक पर किया पोस्ट। मुख्तार के समर्थन पर लिखे कई पोस्ट। मुख्तार के समर्थन में लिखे कई पोस्ट। माफिया मुख्तार बना मसीहा। यूपी पुलिस के जवान के लिए माफिया मुख्तार बना मसीहा। फेसबुक पर पोस्ट लिखने पर सिपाही के खिलाफ की गई कार्रवाई। मुख्तार के समर्थन में फेसबुक पर लिखी थी कई पोस्ट, जिसके बाद एसपी ने सिपाही को किया सस्पेंड। टेलीफोन ड्यूटी में तैनात था कांस्टेबल आफ्ताब आलम। चंदौली से खबर, जहां पर माफिया मुख्तार बना मसीहा। माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में एक यूपी पुलिस के जवान ने पोस्ट लिखा, जो कि फेसबुक पर वायरल हो गया। फेसबुक पोस्ट लिखा, जिसके बाद वो वायरल हो गया और इस पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए एसपी ने जवान को सस्पेंड कर दिया। मुख्तार के समर्थन में लिखे हैं कई पोस्ट। आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को मसीहा भी बताया और माफिया मुख्तार अंसारी के समर्थन में कई पोस्ट भी लिखे, जिसके बाद पोस्ट लिखने के बाद वो वायरल हो गई और सिपाही पर कार्रवाई की गई। एसपी ने सिपाही पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। जनपद चंदौली में नियुक्त
एक पुलिसकर्मी द्वारा अपने फेसबुक वॉल पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की गई थी, जो उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का स्पष्ट उल्लंघन था। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर प्रमुख सचिव आलोक कुमार को अतिरिक्त प्रभार, खेलकूद के साथ मिला एमएसएमई विभाग। प्रमुख सचिव आलोक कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार, खेलकूद के साथ मिला एमएसएमई विभाग का अतिरिक्त प्रभार। अमित मोहन प्रसाद के रिटायर होने के बाद मिला प्रभार और खेलकूद के साथ एमएसएमई विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी मिला। खबर लखनऊ से बता दें, जहां पर प्रमुख सचिव आलोक कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार, खेलकूद के साथ एमएसएमई विभाग का भी दिया गया अतिरिक्त प्रभार। अमित मोहन प्रसाद के रिटायर होने के बाद दिया गया अतिरिक्त प्रभार। खेलकूद के साथ मिला एमएसएमई विभाग का अतिरिक्त प्रभार। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर प्रमुख सचिव आलोक कुमार को मिला अतिरिक्त प्रभार, खेलकूद के साथ एमएसएमई विभाग का मिला अतिरिक्त प्रभार। अमित मोहन प्रसाद के रिटायर होने के बाद मिला अतिरिक्त प्रभार। खेलकूद के साथ एमएसएमई विभाग का मिला अतिरिक्त प्रभार। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, प्रमुख सचिव आलोक कुमार को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जहां पर उनको खेलकूद के साथ एमएसएमई का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्या कुछ जानकारी है? ये 31 मार्च को 2 आईएएस अफसर यूपी के रिटायर्ड हुए, जिसमें जो है अमित मोहन प्रसाद सीनियर एसीएस एमएसएमई थे और वहीं जो है पीडा के थी जो है कल्पना अवस्थी है। दोनों आईएएस अफसर जब रिटायर हुए, दोनों जो है पद खाली थे। तो आज जो यूपी सरकार की तरफ से इनको निर्वाचन आयोग में जो है रिपोर्ट भेजी गई कि एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, तो इसके लिए जो है आलोक कुमार जो 1993 बैच के आईएएस अफसर हैं और एसीएस हैं, इनको जो है एमएसएमई का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं जो कल्पना अवस्थी का जो विभाग था अभी वो खाली पड़ा हुआ है। जल्द ही यूपी सरकार उस पर भी किसी न किसी आईएएस अफसर को उस पद पे बैठाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि खेलकूद के साथ एमएसएमई विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और प्रमुख सचिव आलोक कुमार को यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपते हुए एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। खेलकूद के साथ एमएसएमई विभाग का मिला अतिरिक्त प्रभार। खबर आगरा से, जहां पर महिलाओं ने देशी शराब के ठेके के बाहर लगाई आग। ठेके से शराब की बोतल निकालकर नाले में फेंकी। ठेके से शराब की बोतल निकालकर नाले में फेंकी। महिलाओं में शराब के ठेके को लेकर आक्रोश। लगभग 50,000 की शराब की बोतल फेंकी। ठेके से शराब की बोतल निकालकर नाले में फेंकी। महिलाओं में शराब के ठेके को लेकर आक्रोश नजर आ रहा है, जहां पर उन्होंने शराब के ठेके से कई बोतलें निकालकर नाले में फेंक दी और लगभग 50,000 की शराब की बोतलें फेंकी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं।
अजेंद्र, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है जो महिलाओं ने देशी शराब के ठेके में आग लगा दी और करीब 50,000 तक की बोतलें जो हैं वो नाले में फेंक दी? देखिए, एतमादपुर क्षेत्र के सतौली ये गांव है, वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर लगातार महिलाएं शिकायत कर रही थी। ये जो शराब का ठेका गांव के बिल्कुल नजदीक इलाके में खोल दिया गया है, जिससे कि यहाँ की जो महिलाओं के जो परिवार के जो युवक हैं और जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ आकर शराब पी रहे हैं, और जिससे एक माहौल गलत हो रहा है। और उसके लेके काफी आक्रोश इनके अंदर था, और ये आक्रोश आज सड़क पर आ गया, जिसमें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पहले तो महिलाओं ने ठेके के अंदर शराब के जो कार्टन रखे थे, देसी शराब का ये ठेका है, यहाँ की शराब की बोतलों को नाले में फेंका, कई सामान को तोड़ा, और उसके बाद यही नहीं, उसमें आग भी लगा दी गई। वहां शराब के ठेके के बाद आग लगाई गई। मौके पर पुलिस पहुंची, काफी समझाने का पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन पुलिस से तमाम तीखी नोकझोंक हुई, और उनका कहना था कि आप लोगों की वजह से ही ये हो रहा है। और हालांकि पुलिस, जो स्थानीय पुलिस थी, उनकी तरफ से कहना यह था ये आबकारी डिपार्टमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन फिलहाल सड़क पर यह आक्रोश देखने को मिला है, जिसमें लगभग 50,000 रुपए की शराब फेंक दी गई है। जी बिल्कुल। और अजेंद्र, क्या इससे पहले भी महिलाओं के द्वारा उस शराब ठेके को लेकर शिकायत की गई थी कहीं पर भी किसी भी अधिकारी के पास? अब देखिए, लगातार महिलाएं जो हैं स्थानीय जो नेता हैं उनके पास जा रही थी। साथ ही साथ आगरा में ये कोई पहली घटना नहीं है। हमने पहले भी के न्यूज के माध्यम से दर्शकों को दिखाया है कि एक दो जगह तमाम यहाँ शराब की जो ठेके हैं उनका विरोध हो रहा था, क्योंकि अगर आगरा की बात करें तो आगरा में हजारों की संख्या में यहाँ ठेके हैं, क्योंकि एक एक एरिया में 4-5 शराब की दुकानें खोल दी गई हैं रेवेन्यू के कारण। लेकिन लगातार आम जनता को ये परेशानी होती है, चाहे वो कॉलोनी हो चाहे वो गांव हो, लेकिन ये परेशानी लगातार एक जनता के लिए बन चुकी है, क्योंकि आबकारी विभाग द्वारा ये शराब की दुकानों का आवंटन कर दिया जाता है, और जिनकी संख्या ज्यादा होने के चलते स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, और जहाँ परेशानी हो रही है वहाँ इस तरह का आक्रोश देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आगरा से खबर सामने आ रही है, जहां पर महिलाओं का शराब ठेके पर गुस्सा फूटा, जिसके बाद करीब 50,000 तक की शराब की बोतलें ठेके से निकालकर उन्होंने नाले में फेंक दी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने महिलाओं को समझाया बुझाया है। जानकारी ये सामने आ रही है कि इलाके में ये शराब ठेका खुला था, जिसके बाद उनके परिवार के लोग और बुजुर्ग इस शराब के ठेके पर जाकर शराब का सेवन कर रहे थे, जिसके बाद महिलाओं ने ये कदम उठाया। बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं कौशाम्बी की, जहां पर माफिया अतीक के शूटर अब्दुल पर कसा गया शिकंजा। शूटर अब्दुल के भाइयों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। शूटर अब्दुल के भाइयों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर, पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई। पुलिस ने मुनादी कराकर कुर्की का नोटिस किया चस्पा। अब्दुल कवी के भाइयों के घर से बरामद हुए हथियार। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद फरार हैं दोनों भाई। राजूपाल हत्याकांड में अब्दुल कवी को मिली उम्र कैद। सराय अकिल थाना क्षेत्र के भकंदा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर कौशाम्बी से, जहां पर माफिया अतीक के शूटर अब्दुल पर शिकंजा कसा गया। शूटर अब्दुल के भाइयों पर पुलिस ने कसा शिकंजा। गैंगस्टर, पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई। गैंगस्टर पर पुलिस और प्रशासन ने की कार्रवाई। थाना सराय अकील में मुकदमा अपराध संख्या 6/24 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें अब्दुल कवी, जो कि स्वर्गीय राजूपाल हत्याकांड में अभियुक्त रहा है, और उसके भाई अब्दुल बली, अब्दुल काबिर तथा उसके साथ सऊद और फैज़ अभियुक्त हैं। अब्दुल कवी इस समय लखनऊ जेल में बंद है। आज अब्दुल बली और अब्दुल कादिर, जो कि भकंदा सरायकिल के निवासी हैं, उनके यहाँ बाकायदा डुगडुगी बजा करके मुनादी करा करके माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 82 CRPC की कार्रवाई की गई है, और अग्रिम कार्रवाई भी इनके साथ अमल में लाई जाएगी। अभी तक ये लगातार फरार चल रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिरुद्ध पांडे जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, देखा जाए तो जो गैंगस्टर के करीबी हैं उनके घर ये कार्रवाई की गई है, कुर्की की कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा किया गया है। अधिक क्या कुछ जानकारी है? जी, बताना चाहूँ कि अब्दुल कवी जो राजूपाल हत्याकांड के आरोपी थे, जिनको उम्र कैद की सजा हो गई है न्यायालय द्वारा, जिसमें
इनके भाई बली और एक भाई और है जो फरारी काट रहे हैं, जिसमें पता सराय अकिल थाना पुलिस जाकर मुनादी कराकर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है। जी बिल्कुल, और साथ ही कुर्की की नोटिस उनके घर चस्पा की गई है। इसके अलावा क्या अन्य भी लोग हैं जिन्हें इस शिकंजे में कसा गया हो? अब्दुल कबीर के 2 भाई फरारी काट रहे हैं। पुलिस लगातार, पुलिस की टीम इनके घर छापामारी कर रहे हैं और टीमें बाहर भी लगाई गई है, लेकिन इनके कहीं सुराग न मिलने पर कल प्रशासन द्वारा मुनादी कर इनके घर पे नोटिस चस्पी कराई गए कि हाजिर नहीं होने पर कुर्क कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि राज्यपाल हत्याकांड में आरोपी हैं, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा वो काट रहे हैं और उसके बाद उनके करीबी के घर नोटिस भी चस्पा की गई है। भगवान राम की नगरी में भव्य मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रतिदिन 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु वीआईपी और वीवीआईपी के दर्शन को लेकर प्रयास कर रहे हैं, जिसमें तमाम बार ठगी के शिकार भी होते दिख रहे हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने एक बड़ी पहल राम भक्तों के लिए शुरू की है, जिसमें निःशुल्क प्रतिदिन 600 विशिष्ट पास राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जारी किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने के लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने खास पास पेश किए हैं। इनका इस्तेमाल खास लोग कर सकेंगे। सुगम दर्शन पास बनेगा 6 पालियों में, सुबह 7 से 9, 9 से 11, उसके बाद में 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9। उसमें 20 ऑनलाइन बना के लिए रिजर्व है, ऑनलाइन लोग लेते हैं। बाकी जो बचा है उसमें 50 सुगम दर्शन पास है और 30 विशिष्ट दर्शन पास है, जो कि ट्रस्टियों के माध्यम से ही बनाया जाता है। ट्रस्ट ने बताया कि कई श्रद्धालुओं ने खास दर्शन के लिए ठगे जाने की शिकायत की थी। इस पर ट्रस्ट ने सोशल मीडिया के जरिए वीआईपी दर्शन के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की। ट्रस्ट ने कहा कि नई व्यवस्था प्रचलित वीआईपी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लागू की गई है। जहाँ पर लाखों लोग आ रहा है, वहाँ पर 200-400 पास बना देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब लोगों को संतुष्टि है कि मैं वीआईपी जो कल्चर फैल गया है, तो कोई अगर चिट्ठी लेकर के मंत्रियों की आ रहा है, सांसदों की आ रहा है, अन्य प्रदेशों के लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पत्र लेके आते हैं, तो उनको ऑनर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। मंदिर के खास दर्शन चाहने वाले श्रद्धालुओं को रोजाना 600 पास दिए जाएंगे। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार प्रसार और जनता से वादे और दावे भी नेताओं ने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। राजनीतिक दलों की उपलब्धियां, राष्ट्रीय और राज्य के अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर में आपदा का मुद्दा नहीं रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहता है। तो वहीं उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं उत्तराखंड को कई बड़े जख्म दे चुकी हैं, जिसमें केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसे जख्म हैं जिनमें सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए, हजारों करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ। और इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए तमाम सरकारों ने कुछ एक प्रयास भी किए, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए उपायों के बारे में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों ने कभी गंभीर चुनावी चर्चा नहीं की। देखिए यह रिपोर्ट। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए समय बेहद कम है। भाजपा कांग्रेस ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र पर काम शुरू कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के लिए प्रदेशवासियों से सुझाव भी मांगे हैं। इसके तहत प्रदेश भर में भाजपा को 70,000 से ज्यादा सुझाव आए हैं। अधिकांश शिकायतें बिजली, पानी, सड़क और क्षेत्र के विकास से संबंधित मिली हैं। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 सालों के इतिहास पर अगर गौर करें तो राज्य में अब तक हुए 4 लोकसभा चुनाव में आपदा कभी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाई है। राजनीतिक दलों की उपलब्धियों, राष्ट्रीय और राज्य के
अवस्थापना और बुनियादी विकास से जुड़े मुद्दे के शोर से आपदा का मुद्दा नहीं रहा, जबकि हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलती रही है। बावजूद इसके आपदा प्रमुख मुद्दा नहीं बन पाता है। लगभग ये 70,000 से ज्यादा है और 70,000 से भी अधिक लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें 60% स्टेट के लिए है। आपदा निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है और प्रमुख मुद्दा है, वो रहेगा। प्रतिवर्ष आपदा से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान होता है और सरकार ने जो हमारे 350 गांव आपदा की जद में हैं, जिनका रिहेबिलिटेशन होना था, पुनर्वास होना था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। न केंद्र सरकार ने की, न राज्य सरकार ने की। जोशीमठ दरक रहा है, बद्रीनाथ का प्रवेश द्वार है और आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी है वहाँ पर। निश्चित रूप से उत्तराखंड में यहाँ की भौगोलिक संरचना और यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हमारे उत्तराखंड क्षेत्र से होकर के निकलती हैं। यहाँ आपदा लगातार आती हैं, बरसात में भी जो है बहुत सारा नुकसान होता है और हमारी सरकार का ये प्रयास है कि ये आपदाएं तो दैवीय आपदाएं हैं, लेकिन इनके न्यूनीकरण के लिए हम लोग काम करें। तो इसके लिए किस तरह से आपदा से नुकसान कम से कम हो सके और जन हानि कम से कम हो सके, संपदा को भी कम से कम हानि हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अब तक कई बड़ी आपदाएं आ चुकी हैं। केदारनाथ आपदा, रैडी आपदा, जोशीमठ आपदा समेत तमाम ऐसी आपदाएं हैं आज भी डरा देती हैं। इन आपदाओं से सैकड़ों घरों के चिराग बुझ गए हैं, हजारों करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। वहीं हिमालयी राज्य उत्तराखंड में भूकंप का खतरा कम नहीं है। भूकंपीय दृष्टि से उत्तराखंड अति संवेदनशील जोन 5 व 4 के अंतर्गत आता है। यहाँ के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बाघेश्वर अति संवेदनशील जोन में आते हैं, जबकि पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर जोन 4 में आता है। वहीं टिहरी और देहरादून ऐसे जिले हैं जो दोनों जोन में आते हैं। यही वजह है कि भूकंप का केंद्र कहीं रहे, उसका असर उत्तराखंड में भी दिखाई देता है। आज जब जो है पूरा उत्तराखंड का पहाड़ी क्षेत्र तमाम तरह की आपदाओं से घिरा हुआ है, जोशीमठ का सवाल, उसका विस्थापन का मुद्दा और बड़ी परियोजनाओं से होने वाला जो यहाँ का पर्यावरण का नुकसान है, वो इन चुनावों में कहीं भी जो है चुनाव का मुद्दा नहीं बन रहा। हम लोग जो आपदा से प्रभावित लोग हैं, हिमालय में पर्यावरण की रक्षा के लिए, हिमालय की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम लोगों की ये मांग है कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये सवाल जो है हमारी राजनीति के सवाल बने। जब से हम लोग जब सरकारों में रहे हैं उत्तराखंड में, जितनी भी आपदाएं आई हैं, जितनी भी विपत्तियां आई हैं, हमने टाइम टू टाइम उनको फेस भी किया और फेस ही नहीं किया, उसका निराकरण भी ढूंढा और निराकरण किया भी। इसलिए आगे भी हमारी जो प्लानिंग है कि राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। डाला और टेम्पो में आमने सामने से हुई टक्कर। सड़क हादसे में कई घायल अस्पताल में किए गए भर्ती। पीजीआई हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डाला और टेम्पो में आमने सामने की हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कई लोग घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार पीजीआई हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां डाला और टेम्पो में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कई घायल, अस्पताल में इलाज के लिए कराए गए भर्ती। पीजीआई हॉस्पिटल के सामने हुआ भीषण हादसा।
भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर डाला और टेम्पो में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई तो वहीं कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीजीआई हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही हुई मौत। भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत और डाला और टेम्पो में आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में कई घायल अस्पताल में इलाज के लिए कराए गए भर्ती। पीजीआई हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा। पीजीआई हॉस्पिटल के सामने हुआ हादसा। और खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।